सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। आज का जो हमारा सेशन है वो है कंप्यूटर का सेक्शनल टेस्ट आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है। और इस सेशन को लाने का वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि जेकेएसएसबी ने अब अपना जो क्वेश्चन पेपर वो फ्रेम कर रहा है वो थोड़ा सा उसने एनालिटिकल अप्रोच अपनी रखी है, जिसमें वो स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज जो ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करके पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट या आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, और एक रीज़न ये भी है लाने का क्योंकि कुछ जो मेरे जिन्होंने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया है उनको ये कल शीट मिली थी शायद आपको, है ना। तो कुछ स्टूडेंट को दिक्कत था एमएस ऑफिस के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें एक्सेल में वी लुकअप में उन्हें दिक्कत था, और एमएस एक्सेस की जो डेटाबेस की कीज़ होती हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की वगैरह, तो वो सब मैं इसमें आपको करवा दूंगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ऑलरेडी जिन्होंने यार टेस्ट सीरीज में एनरोल किया, आपको पता है कि मैं शुरू से ही आपको ऐसे एमसीक्यूज दे रहा हूँ। जेकेएसएसबी ने अभी ये पूछना शुरू किया होगा, लेकिन मैं 1 महीने से पहले से आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज दे दे के आपको एकदम मैंने पक्का कर दिया होगा। और आपके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं यार, बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म कर रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बस ऐसे ही परफॉर्म करते रहना। और एंड में आप सबके लिए एक मैसेज है, वो ज़रूर सुनना, खास करके जो डेल्टा ग्रुप के मेंबर्स हैं, कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो चलो फिर टॉपिक पे चलते हैं, वापस आते हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि जिन्होंने अभी तक एनरोल करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ में और डेल्टा ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं, तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि स्लॉट्स फुल हो जाएंगे, फिर कोई भी एनरोलमेंट नहीं होगी। चलो फिर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी टाइप्स हैं वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मेरी एमसीक्यू सेशन वाली क्लास देख लेना, हर एक टाइप करवाई हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप की। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इट गारंटीज रिस्पॉन्स टू टास्क विद इन ए स्ट्रिक्ट टाइम कंसंट्रेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डिफाइन किए गए टाइम पे टास्क पूरा नहीं हुआ तो आपका जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फेल कर जाता है। तो मतलब इसका काम ही होता है कि रियल टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे आपको जो आउटपुट है वो ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेटा को बहुत ज़्यादा ये फास्ट प्रोसेस करता है, बिना बफर के, बिना डिले के। ठीक है, और ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, मेडिकल सिस्टम्स में यूज़ होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिस्टम में यूज़ होता है। और एक और चीज़ याद रखना कि एम्बेडेड सिस्टम्स में भी इस्तेमाल करते हैं इसको हम। एम्बेडेड सिस्टम्स में, एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव हो गया, आपका स्मार्ट टीवी हो गया, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे को बताएंगे जो मेरे ग्रुप के बंदे हैं कि ये कल हुआ था ना, ये आपका शीट, ये कल हुआ था ना सेक्शनल टेस्ट कंप्यूटर का। ठीक है, और आज किसी पेपर में ये मेरे को दिखा है। चलो इसका आंसर बताओ। ऐसा ही मिलता जुलता कुछ एमसीक्यू जेकेएसएसबी ने अभी बनाया होगा ये पैटर्न यार, एनालिटिकल एमसीक्यूज का। हम तो इसकी 1 महीने पहले से तैयारी करके बैठे हैं। जितने मर्जी पूछ ले, स्टेटमेंट बेस्ड पूछ ले, मैच द फॉलोइंग पूछ ले, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पूछ ले, तो 10 स्टेटमेंटें पूछ ले जेकेएसएसबी, हम तैयार बैठे हैं। सेकंड का बताओ। तो फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर हमारे कंप्यूटर में जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, और प्राइम एग्जांपल इसका क्या है? हमारा BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट, और पोस्ट करके ही ये चेक करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करके ये चेक करता है कि जितने भी हमारे हार्डवेयर कनेक्टेड हैं कंप्यूटर के साथ वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो BIOS किसकी एग्जांपल है? तो फर्मवेयर की। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फर्मवेयर का? ए का हमारे पास आ जाएगा, टू प्रोग्राम दैट स्टोर्ड इन रोम दैट कंट्रोल्स हार्डवेयर डिवाइसेस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो मेंटेनेंस के लिए होता है, जैसे डिस्क क्लीनअप होगी, एंटीवायरस, इन सबको हैंडल करने के लिए। तो बी का क्या आंसर हो जाएगा? बी का मेरे पास हो जाएगा 3। मिडलवेयर क्या होता है? तो मिडलवेयर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, ये बताया हुआ है मैंने। सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और बेसिक सिस्टम ऑपरेशंस को। तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन MS Excel व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला काउंट? ये फॉर्मूला है, इफ द रेंज कंटेन्स 6 नंबर्स, 2 टेक्स्ट एंट्रीज एंड 2 ब्लैंक सेल्स। तो थर्ड का बताना है। देखो, MS Excel में काउंट अगर लग गया तो फंक्शन सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिसमें नंबर्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। ये किसी भी तरह के टेक्स्ट को या लॉजिकल वैल्यूज या ब्लैंक सेल्स को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे
दिए गए कितने नंबर है, 6 नंबर, तो यही इसका रिजल्ट हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा इसका, 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमएस पावर पॉइंट। और जिसने क्लास नहीं देखी एमएस पावर पॉइंट को तो देख लेना। एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस के लगभग सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने उस पर क्लियर करवा दिए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी एमसीक्यू सेशन है। सबसे बेस्ट रहता है एमसीक्यू सेशन से पढ़ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यू सेशन की, ठीक है, और ये भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फोर्थ का वन, स्लाइड मास्टर इज यूज टू अप्लाई कॉमन डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग टू ऑल स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्लाइड मास्टर एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे एमएस पावर पॉइंट का। ये क्या करता है, इसको एग्जांपल से समझो। जैसे ये एक स्लाइड है, ये 2 स्लाइड है, ये 3 स्लाइड है, ये 4 स्लाइड है। अब जैसी फॉर्मेटिंग मैंने स्लाइड 1 में की है, इसका फॉन्ट, ठीक है, इसका बैकग्राउंड, मैं चाहता हूँ ये सारी स्लाइड्स में कॉमन रहे, तो उसके लिए जो इस्तेमाल हम करते हैं फंक्शन, वो करते हैं स्लाइड मास्टर का, ठीक है। ये चीज़ पता होना चाहिए। दूसरा है ट्रांजिशन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन ए स्लाइड। नहीं, गलत है, ये मैंने बताया था। ये किसका फंक्शन होता है, ये होता है हमारा एनिमेशन का। एनिमेशन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन ए स्लाइड, एनिमेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। और ट्रांजिशन क्या होता है, जब स्लाइड टू स्लाइड मूवमेंट होती है, जैसे ये एक स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, तीसरी स्लाइड है, ये जो मूवमेंट होती है ये हमारी ट्रांजिशन होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। एनिमेशन कंट्रोल हाउ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट अपीयर्स, मूव और डिसअपीयर ऑन द स्लाइड। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, तो कुछ मेरे भाई बहन थे डेल्टा ग्रुप के जिन्हें दिक्कत आ रही थी एमएस एक्सेस की जो डेटाबेस की कीज होती हैं उनमें। अब नहीं आएगी दिक्कत, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो, अब हेडिंग डाल लेना अपने नोटबुक पे, अलग से लिख लेना, पहले जो भी आपके कंप्यूटर के नोट्स हैं वहाँ पे लिख लेना डेटाबेस कीज, ठीक है। एक एक की के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्राइमरी की। पहले आपको एक चीज़ की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एमएस एक्सेस में कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट, ये तीनों चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, कॉलम ही होता है। चाहे कॉलम कह लो, फील्ड कह लो या एट्रीब्यूट कह लो, स्पेसिफिकली हम एक्सेल में कॉलम कहते हैं, ठीक है। अब पूरी गेम ही इसी पे है। अब एक एक चीज़ को मैं ध्यान से बताऊंगा। सबसे पहले मान लो मैंने एमएस एक्सेस पे एक टेबल बनाया, ठीक है, ये टेबल है, और टेबल बना है रोज और कॉलम से, हम सबको पता होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कॉलम्स हैं वर्टिकल, और ये जो रोज हैं हमारी हॉरिजेंटल, ठीक है। अब अलग अलग कॉलम यहाँ पे बने हुए हैं। जब भी मैं एक स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा ना, तो इसी को हम कहते हैं एमएस एक्सेस में की। क्या कहते हैं, की, ठीक है। एक स्पेसिफिक कॉलम को मैंने पकड़ा और उसको कुछ स्पेशल पावर्स दे दी, तब हम इसे कहते हैं की, कहते हैं, क्या कहते हैं, की, ठीक है। तो पहली की अगर मैं बात करूं, पहली की हमारे पास आ जाती है प्राइमरी की, ठीक है। पहली की हमारे पास आ जाती है कौन सी, प्राइमरी की। प्राइमरी की ये एक ऐसी की है, मतलब ये एक ऐसा कॉलम है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, और उसको मैंने एक ऐसी पावर दे दी कि इसमें हर एक रिकॉर्ड यूनिक रहेगा, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं रहेगा। और ये कभी भी मैं खाली नहीं छोड़ सकता, कि ये कभी भी खाली नहीं रहता, ठीक है। ये जो प्राइमरी की होती है, जो कॉलम होता है जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा, जिसे मैं प्राइमरी पावर दूंगा, वो कभी भी खाली नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है, और यूनिक रहेगा हमेशा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई प्राइमरी की। और एक और चीज़ है कि इसकी एग्जाम्पल, अगर इसमें कौन कौन सा डेटा आता है तो आप खुद समझदारों हिसाब लगा लोगे। जैसे आधार नंबर किसी भी दो बंदों का सेम नहीं होता, पहला आधार नंबर, फ़ोन नंबर हो गया, तो ये सब हो जाते हैं प्राइमरी की के दावेदार, ठीक है। आधार नंबर किसी का सेम नहीं होता, फ़ोन नंबर किसी का सेम नहीं होता। तो ये जो एग्जांपल्स आती हैं, ये आती हैं हमारी प्राइमरी की, ठीक, के अंदर, ठीक है। पहली की हमारी क्लियर है प्राइमरी की। तो ये एक ऐसी की है, मतलब एक ऐसा कॉलम है जिसको मैंने खुद सेलेक्ट किया और उसको एक स्पेशल पावर दी है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ जो होगी वो डुप्लीकेट नहीं होगी, यूनिक रहेगी, ये कभी भी खाली नहीं इसको हम छोड़ सकते। जैसे हमारा आधार नंबर हो गया, ठीक है, या फ़ोन नंबर हो गया, जो सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता है, ठीक है। दूसरी की अगर मैं बात करूँ, तो दूसरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो दूसरी की हमारे पास आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की,
भाई यार कैंडिडेट की क्या हुआ, तो कैंडिडेट वो सारी कीज, वो सारे ऐसे कॉलम्स जो प्राइमरी की बनने के दावेदार हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पैन कार्ड भी तो होता है, पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो भी तो सेम नहीं होता। पैन कार्ड हो गया, ठीक है, और मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, मोबाइल नंबर ले सकता हूँ, ठीक है, मैं ईमेल ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी जो यहाँ पे मैंने लिखा एग्जांपल्स लिखी, ये भी तो प्राइमरी की बन सकती हैं, ठीक है, ये दावेदार है प्राइमरी की बनने की। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से मोबाइल नंबर को चुन लेता हूँ और इसको प्राइमरी बना देता हूँ। तो ये जो दो बच गई, ठीक है, प्राइमरी की को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको क्या बनाया, मोबाइल नंबर को सॉरी मैंने सेलेक्ट किया और इसको प्राइमरी की बनाया, ठीक है। और जो दो ये पीछे रह गई ना, यही हमारी आ जाती हैं कौन सी की, अल्टरनेट कीज। फिर से समझाता हूँ, फिर से दिमाग से सुनना, दिमाग खोल के सुनना कि कैंडिडेट की क्या थी, जो जो दावेदार थी प्राइमरी की बनने के, पैन कार्ड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल नंबर हो गया, और इसमें से मैंने सिलेक्ट किया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, और पीछे क्या बचा, पैन कार्ड और ईमेल, पैन कार्ड का नंबर और ईमेल आईडी हमारी पीछे बच गई। तो ये जो चीज़ें बची, इसको मैंने रखा किस कैटेगरी में रखा, ये बन गई हमारी अल्टरनेट कीज, ठीक है। तो एक चीज़ क्या होगी कि कैंडिडेट की में क्या आएगा, वो सारी चीज़ें जो प्राइमरी की बनने की दावेदार हैं, उसे हम बोलते हैं कैंडिडेट की। अब जब कैंडिडेट की में से मैं कोई एक सेलेक्ट करके प्राइमरी बना देता हूँ, और जो दो पीछे बच जाती हैं, ठीक है, वो जो पीछे बच जाती हैं वो हमारी आ जाती है अल्टरनेट कीज में, इसमें आ जाती है अल्टरनेट कीज में, ठीक है। तो अल्टरनेट कीज में क्या आ गया, जो कैंडिडेट कीज में से प्राइमरी की नहीं बन पाई वो आ गई हमारी अल्टरनेट कीज में। तो तीन आपकी जो कीज है वो क्लियर हो गई, कौन कौन सी, प्राइमरी की क्लियर हो गई, कैंडिडेट की क्लियर हो गई, और अल्टरनेट की क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं अगली की, जो है फॉरेन की। फॉरेन की, अब भाई फॉरेन की क्या होती है, तो फॉरेन की ये एक टेबल में एक ऐसा कॉलम होता है जो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की का काम करता है, ठीक है, जो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की का काम करता है, रिलेशनशिप बनाता है। कैसे, सपोज करो ये एक टेबल हो गया इसका, एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का, जिसमें इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, सीएससी है, सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का मैंने यहाँ पे क्या बनाया, टेबल बनाया। अब मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स का टेबल, ठीक है, स्टूडेंट्स के टेबल यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ये आ गया, ये मान लो ये जो है हमारा डिपार्टमेंट्स का टेबल है, ये हमारे स्टूडेंट्स का टेबल है। इस वाले टेबल में डिपार्टमेंट की आईडी है, कि मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या मैकेनिकल है, क्या सिविल है, या इलेक्ट्रिकल है। अब मैं जब यहाँ पे स्टूडेंट्स वाला जो टेबल बना रहा हूँ, इसमें भी तो मुझे चाहिए होगा ना कि यार ये जो फलाना स्टूडेंट है ये किस ब्रांच का है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वो जो डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम होगा और यहाँ पे वो मैं डाल दूंगा। तो ये जो यहाँ पे जो कॉलम था ना, वो यहाँ पे एज ए क्या काम कर रही है, एज ए फॉरेन की काम कर रही है। क्या काम कर रही है, फॉरेन की, क्योंकि ये चीज़ इस वाले टेबल में प्राइमरी की नहीं थी, लेकिन इसको मैं इस वाले टेबल में एज ए प्राइमरी की इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसीलिए ये वाला जो कॉलम होगा, जो ये वाला कॉलम होगा, वो इस टेबल में क्या काम करेगा, एज ए फॉरेन की, क्योंकि मैंने इस वाले कॉलम को यहाँ पे क्या बनाया, प्राइमरी की, ठीक है। तो समझ आ गया होगा फॉरेन की के बारे में, ठीक है। तो क्या है कि ये एक टेबल का वो कॉलम होता है जो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की का काम करता है, ठीक है। तो फॉरेन की भी समझ आई होगी। अब हमारी लास्ट जो की है वो है हमारी क्या, कंपोजिट की। ये बिल्कुल सिंपल है कंपोजिट की, इसको आप समझ जाओगे। बात कर लेते हैं अब कंपोजिट की। इसको सिंपल ऐसे समझो यहाँ पे, जब भी जब भी किसी टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम बच जाता है जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली पहचान नहीं दे पाता, तो हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को मिलाकर एक प्राइमरी की बनाते हैं, और इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट की कहते हैं। कैसे, मान लो कि एक स्कूल का एक डेटाबेस है, ठीक है। अब रोल नंबर 1 जो होगा वो सिर्फ एक ही क्लास में थोड़ी ना होगा। रोल नंबर 1 आपका क्लास 6 में भी होगा, क्लास 5th में भी होगा, क्लास 7th में भी होगा, क्लास 8th में होगा। लेकिन मैं प्राइमरी बनाने के लिए क्या करता हूँ, दो कॉलम्स को मिला देता हूँ, एक क्लास प्लस रोल नंबर। इससे पता चल जाएगा कि जो रोल नंबर है वो कौन से क्लास का है, रोल नंबर 1 जो है, या 2 जो है, या 3 जो है, वो कौन से क्लास का है। तो इसमें मैंने दो कॉलम्स को मिलाया, एक क्लास वाला और एक रोल नंबर वाला। यही जो मर्ज किया मैंने, यही जो दोनों को मिलाया, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिलकर बनी फिर कंपोजिट की। आई होप अब चीज़ समझ आ गई होगी, कीज वाला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप ये क्वेश्चन खुद ही कर लोगे।
ठीक है, चलो अब खुद ही कर लो इसको। कंपोजिट की क्या आ गई? कंपोजिट की तो की फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर फील्ड्स, समझ आ गया। फॉरेन की क्या है? फॉरेन की खुद बताओ। ठीक है, फील्ड यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अनदर टेबल, ये भी समझ आ गया होगा। प्राइमरी की बताओ, ये तो सिंपल है। प्राइमरी की फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। कैंडिडेट की फील्ड दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स एंड मे बिकम ए प्राइमरी की। समझ आ गई? देखो कितना ईजी था जब आप समझ किया, जब आपने इसको किया। तो फिफ्थ का क्या आंसर हो जाएगा बताओ? ए का 3 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा हमारे पास 4। यार देखो, कोई भी आपको डाउट होता है ना, आप ज़रूर पूछा करो यार। आप जो जितने भी मेंबर्स हो ग्रुप के, वो सारी मेरी फैमिली की तरह है। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो सिंपल सा सवाल है यार, आप स्टेटमेंट देख के डर मत जाना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी एंड आर लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। रजिस्टर सीपीयू के डायरेक्ट अंदर होते हैं और मेमोरी स्टोरेज में सबसे फास्ट होते हैं ये। दूसरा बोल रहा है कि कैच मेमोरी स्लोअर देन डी रैम बट फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। बिल्कुल गलत। दोनों से ये तेज होता है कैच रैम, डी रैम से भी तेज होता है और सेकेंडरी मेमोरी से भी तेज होता है। तीसरा बोल रहा है कि डायनेमिक रैम जो होती है उसे रिक्वायर्स पीरियडिक रिफ्रेशिंग टू मेंटेन स्टोर डाटा। ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर में स्टोर होता है। किसमें होता है? कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर में। और इसकी वजह से क्या होता है? चार्ज ना लीक करते रहता है, इसलिए डेटा को बचाने के लिए इसको बार बार क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। नॉट पूछा तो ये भी ध्यान से देखना। तो हमें पता है बोथ इनपुट और आउटपुट, टच स्क्रीन हमारा बोथ इनपुट आउटपुट है, मॉडेम भी और एनआईसी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैनर। क्या हो जाएगा इसका? स्कैनर। ठीक है, और एनआईसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो आप अपने लैपटॉप में नेटवर्क से आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर कनेक्ट होता है वो आपका एनआईसी की वजह से होता है। बिना एनआईसी के ना ही आप इंटरनेट चला पाओगे, ना ही आप वाईफाई चला पाओगे। और इसी एनआईसी के ऊपर लिखा होता है आपका मैक एड्रेस। क्या लिखा होता है? मैक एड्रेस, जो कितने बिट का होता है? 48 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो नेटवर्किंग वाली क्लास ज़रूर देख लेना। और एक और चीज़ है कि जिसको अच्छे से रिवीजन करनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो वो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर करके बनी होगी, उसमें सारी वीडियोस देख लेना। ठीक है, पूरे के पूरे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं एट्थ पे। ये मैच करवाना है आपको हार्डवेयर और उसका जो किसने बनाया उसको, इन्वेंटर डेवलपर। ठीक है, मैच करवाना है। एनिएक मैंने बताया था आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में कि किसने बनाया, जे प्रेसपर हैकेट ने और जॉन डब्ल्यू मॉक्सली ने। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3। इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बनाया हुआ है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया हुआ है जैक किल्बी ने। और एक और नाम याद रखना, रॉबर्ट नॉयस। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव किसने बनाई है? तो आईबीएम ने पहली हार्ड डिस्क ड्राइव बनाई थी। और फ्लॉपी किसने बनाई है? एलन शगट ने। तो एट्थ का क्या आंसर हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 4। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9। एक एक एमसीक्यू को मैं एनालाइज करके आपके लिए बना के लाया हूँ, जिस हिसाब की जेकेएसएसबी पैटर्न पूछ रही है, जो एनालिटिकल एमसीक्यूज पूछ रही है। ठीक है, तो देखो इसको नाइन्थ को। कैच मेमोरी इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा टू स्पीड अप प्रोसेसिंग। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, सबको ही पता होगी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज ऑप्टिकल डिस्क एंड हार्ड डिस्क रिटेन डेटा इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है प्राइमरी मेमोरी जनरली हैज लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन सेकेंडरी स्टोरेज। बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या रैम रोम में हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी से ज़्यादा कैपेसिटी होती है? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये आ गया रिलेटेड टू आपकी शॉर्टकट की। तो कंट्रोल ई जो होता है वो सेंट्रल लाइन करने के लिए होता है एमएस वर्ड में। बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इंक्रीजेज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इज यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अपर केस लेटर। गलत हो जाएगा, ये अंडरलाइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि अपर केस या लोअर केस में करने के लिए क्या होता है, तो हम कॉमनली शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं। किसका? शिफ्ट प्लस F3 का, ये भी पता होना चाहिए।
तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही यहाँ पे बन जाएगा। क्वेश्चन 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ वी लुकअप इन एमएस एक्सेल। अब वी लुकअप थोड़ा सा समझ लो क्या होता है, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको डाउट था, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ वी लुकअप। ठीक है, सबसे पहले वी लुकअप की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये है वर्टिकल लुकअप, और इसका काम भी वर्टिकल होता है। इसका क्या काम होता है, पहले सिंपल से समझो फिर एग्जांपल से बताऊंगा। देखो सिंपल में ये है कि एक टेबल में, एमएस एक्सेल में जो टेबल होता है, टेबल के सबसे लेफ्ट वाले कॉलम, जो पहला कॉलम होता है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में डेटा को ऊपर से नीचे मतलब वर्टिकली सर्च करता है। और उसी रो में अगर मुझे पर्टिकुलरली किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आगे वाले जो उसका कॉलम होगा उसमें से उसका रिजल्ट निकाल के दे देता। समझ नहीं आई ना, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझो। सपोज करो ये टेबल है एमएस एक्सेल का, ठीक है। ठीक है, ये मेरे बन गया टेबल। और ये जो होगी ये मेरी सबसे पहली कॉलम होगी, और ये मेरी पहली रो होगी। ये पहली कॉलम है और ये पहली रो है। ये दूसरी कॉलम है, ये तीसरी कॉलम है, और ये चौथी कॉलम है। ठीक है, अब पहली कॉलम पे ना मैंने एंट्रीज डाली हुई हैं। सपोज कर लो ये कोई ए स्कूल है, ये बी स्कूल है, ये सी स्कूल है, ये डी स्कूल है, और ये ई स्कूल है। स्कूल्स की एंट्री डाली है। अब मुझे ये जानना है कि ए स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मैंने रखे, सपोज कर लो यहाँ पे मैंने रखा है कि यहाँ पे इतने टोटल गर्ल्स हैं, यहाँ पे इतने टोटल बॉयज़ हैं, और ये ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इतना समझो। अब मेरे को ये जानना है कि यार ए में ना, ए में टोटल कितने ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से वर्टिकल लुकअप का मैं फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करके यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब देखो इसी फर्स्ट कॉलम पे ए है, लेकिन इसने अपने कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, मतलब आगे वाला जो कॉलम है, इसके आगे वाला, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है। ये गर्ल्स वाला कॉलम है, ये बॉयज वाला कॉलम है, और ये ओवरऑल वाला कॉलम है। तो कॉरस्पॉन्डिंग इसने रिजल्ट बताया अपने। तो ए का मेरे को ओवरऑल चाहिए था, तो ये मेरे को किसका बता रहा है, ए का बता रहा है ओवरऑल। जैसे मेरे को बी का चाहिए होगा तो ये बी का ओवरऑल बताएगा। अगर मेरे को सी का बताना है कि उसमें गर्ल्स कितनी है, तो ये सी का बताएगा कि गर्ल्स कितनी है। लेकिन ये चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए। आप नोटिस भी कर रहे होगे कि ये हमेशा जो सर्च कर रहा है ना, वो लेफ्ट टू राइट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसका जो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट ये आपको रूल पता होना चाहिए कि वी लुक हमेशा टेबल के लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं काम करता है, कभी भी राइट टू लेफ्ट काम नहीं करता। तो कभी भी स्टेटमेंट ऐसे बना देगा तो हमेशा याद रखना कि लेफ्ट टू राइट आपका वी लुकअप काम करता है। ठीक है, और एक और चीज, जिस चीज का आपको डेटा चाहिए, जैसे मेरे को ए स्कूल का डेटा चाहिए था, तो उसका फर्स्ट कॉलम में होना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए, ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे वो चीज होनी चाहिए। जैसे ये स्कूल्स की एंट्रीज थी, ए बी सी डी और ई स्कूल्स हैं, तो इनका पहले कॉलम में होना जरूरी है। ठीक है, अब चलो एमसीक्यू पे आप कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ वी लुकअप इन एमएस एक्सेल। इट सर्च फॉर ए वैल्यू इन फर्स्ट कॉलम ऑफ ए टेबल एंड रिटर्न्स ए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम इन द सेम रो। देखो रो तो सेम ही है ना, ये वाली रो तो सेम है, लेकिन कॉलम अलग अलग है। जैसे ये फर्स्ट कॉलम है और मेरे को ओवरऑल चाहिए था, तो ये कौन सा कॉलम था, फोर्थ कॉलम था। ठीक है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग है ना, ए के बिल्कुल सामने वाला कॉलम है। समझ रहे हो, तो ए का ही रिजल्ट बताया इसने मेरे को। ए का रिजल्ट क्या है कि ओवरऑल मेरे को पता करना था कितने ओवरऑल स्टूडेंट हैं, तो इसने मेरे को बता दिया। अगर बी का चाहिए तो बी का भी बता सकता है, सी का भी चाहिए तो सी का भी बता सकता है। ठीक है, आई होप चीज समझ आई होगी वी लुकअप की। तो 11th का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 12th क्वेश्चन, in the file extension .pptx used in Microsoft PowerPoint, what does the letter X represent? तो letter X किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये बताना है आपको। हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 के बाद XML बेस्ड जो आपका एक्सटेंशन है, वो फॉर्मेट जो है वो शुरू करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक्सटेंडेड फॉर्मेट बेस्ड ऑन XML। और XML की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म याद रखना होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, और रिबन भी इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 के बाद, ये भी इस्तेमाल रखना। एक और चीज़ मैं बता दूं यार, कि आप ना अपनी जो प्रैक्टिस की अप्रोच है थोड़ी सी चेंज कर दो। डिपेंडेंट मत रहो वन लाइनर्स पे, बेकार के फालतू के क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, अभी सुनने में आ रहा है कि जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाला पेपर हुआ है, वो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल एमसीक्यूज डाले हैं, स्टेटमेंट बेस्ड डाले, आइडेंटिफाई द रॉन्ग डालें। तो उस हिसाब से अपनी अप्रोच रखो और सही जगह से अपनी टेस्ट सीरीज परचेज करो। मत भागो, वन लाइनर्स रटने से आपका पेपर नहीं निकलेगा। जेके एसएसबी का 10th लेवल का भी पेपर आपका नहीं निकलेगा वन लाइनर्स रटने से और कोई एक सिंगल किताब पढ़ लेने से। ठीक है, जो आपको ये चीज़ बताता है ना कि आप ये किताब पढ़ लो,
आप ये फलाना वन लाइनर्स 500 वन लाइनर्स रट लो, इससे काम हो जाएगा, कभी भी एक सिंगल एग्जाम नहीं क्लियर क्लियर होगा जेकेएसएसबी का। ठीक है, तो अपनी सी थोड़ी जो अप्रोच है वो चेंज करो। ठीक है, रिसोर्सेज फाइंड आउट करो, फिर उस हिसाब से अपने टारगेट सेट करो और चीज़ों को समझो, डिकोड करो, कोशिश करो, पैटर्न समझो कि कैसा जेकेएसएसबी क्वेश्चंस पूछ रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखो। व्हाट डज वीबीए स्टैंड फॉर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो वीबीए की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, और ये भी पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, वीबीए इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब वीबीए जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मेन यूज मैक्रोस क्रिएट करने के लिए होता है, कस्टम फंक्शंस बनाने के लिए होता है, और रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए हम वीबीए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रोस क्रिएट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो वीबीए लैंग्वेज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटोकॉल्स को उनके फंक्शंस के साथ मैच करना है, और ये बहुत बार करवा रखा है मैंने ईमेल एंड इंटरनेट में, तो करो इसको। सबसे पहले एफटीपी, तो फाइल ट्रांसफर के लिए होता है नेटवर्क पे। एचटीटीपी यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। एसएमटीपी मेल्स को सेंड करने के लिए, और रिट्रीवल के लिए कौन कौन से होते हैं, तो पीओपी3 और आईमैप। और डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जैसे google.com है, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा हमारा डीएनएस। तो इसका मैच करवा लेना अच्छे से। द एड्रेस लेंथ ऑफ आईपी वर्जन V6 128 बिट का होता है, और कौन से फॉर्मेट में होता है, तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। और आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है, बताओ? पुराना है, 32 बिट का होता है। ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मैक एड्रेस एंड एन आईपी एड्रेस? इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बता रखा है। तो जिसने भी अच्छे से, फिर से बता रहा हूँ, जिसने भी अच्छे से रिवीजन करनी है अपने कंप्यूटर की, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट, एसआई, एफडबलए, तो मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है चैनल पे, कंप्यूटर फॉर जूनियर असिस्टेंट करके बनी हुई है, वो सारी वीडियोस देख लेना, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर है। तो बताया हुआ था कि मैक एड्रेस क्या है, आपका एक फिजिकल एड्रेस है, और जो आईपी एड्रेस है आपका लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, और मैक एड्रेस ये भी पूछता है कि कहाँ पे लिखा होता है, तो एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे लिखा होता है आपका मैक एड्रेस, और ये डेवलपर ही आपका मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है, और कितने बिट का होता है, तो 48 बिट का आपका मैक एड्रेस होता है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। रजिस्टर्स आर स्टोर्ड इन, रजिस्टर्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो सीपीयू में आपके स्टोर होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस? इनकरेक्ट बताना है, यहीं से देख के मैं इसको गलत कर दूंगा, क्योंकि ये काम किसका होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस का, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, बिल्कुल सही हो जाएगा। दे आर कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ एसएमटीपी? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है, तो 25 होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे पता होना चाहिए एफटीपी का पोर्ट नंबर 21। ठीक है, पीओपी3 का 110 होता है, और आई मैप का याद रखना, आई मैप का होता है आपका 143। एच टी टी पी एस का कितना होता है, एच टी टी पी एस का होता है 443, और एच टी टी पी का कितना होता है, एच टी टी पी का होता है आपका 80। ठीक है, तो ये हो गए आपके कंप्यूटर के सेक्शनल टेस्ट, और ये वैसे ही एमसीक्यूज थे जैसे जेकेएसएस भी आजकल एनालिटिकल एमसीक्यूज आपसे पूछ रहे हैं। एनालिटिकल एमसीक्यूज में यही आता है आपके, स्टेटमेंट बेस्ड, आइडेंटिफाई द रॉन्ग, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, या 4-5 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है या ऑड वन आउट है, तो इस हिसाब के आपके एमसीक्यूज जेकेएसएस भी अब सेट कर रहा है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसने अभी तक जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया वो कर सकता है, क्योंकि अभी स्लॉट्स बचे हैं, फुल हो गए तो मैं फिर नहीं एनरोल कर पाऊंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थोड़ा सा डेल्टा ग्रुप के स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी डाउट है, तो उस पर भी एक सेशन ले आऊँगा सेक्शनल टेस्ट का, 1 से 2 सेक्शनल टेस्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। बाकी जितने भी आपको टेस्ट, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी आपको अभी तक टेस्ट सीरीज़ मिली हैं, चाहे वो फुल मॉक टेस्ट की मिली हो, सेक्शनल की मिली हो, या टॉपिक वाइज की मिली हो,
उसके साथ मैंने डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी हुई है आंसर की में, ठीक है। तो उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। एक काम करो, प्रिंट आउट करवा लो सबका और अच्छे से एक-एक एमसीक्यू को अच्छे से कर लेना, रिवाइज़ कर लेना और जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने उसकी दी है, वो अच्छे से एक बारी रिवाइज़ कर लेना। आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सारी प्रिंट आउट करवा लेना, जितनी बहुत सारी मैंने भेजी हुई है ना डेली टेस्ट में जो इंक्लूडेड थी, तो सबको प्रिंट आउट करवा लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखो तब तक। एक और चीज़ ये है कि इसकी इन 20 के 20 एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन और आंसर की आपको इस पीडीएफ के एंड में मिल जाएगी और मैं ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और जिसको भी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल होना है तो वो मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम पे काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, तो वो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करना इस नंबर पे, ठीक है? इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ में एनरोल होने के लिए। एक और बात बता दूँ कि स्लॉट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, ठीक है? तो हो जितना हो सकता है उतना जल्दी करना। ख्याल रखो।